कि वो पेशेंट्स जो घर में मौजूद हैं उनकी आपको किस तरह केयर करनी है। एज अ केयर गिवर हम अपने स्टूडेंट को यही सिखाते हैं कि आप किस तरह की टेक्निक्स यूज़ करेंगे जिससे आप पेशेंट को बचा सकते हैं। कि अब मैं आपको जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करके बताऊंगी कि एनजी प्लेस हम कैसे करते हैं। अभी मैं आपको फर्स्ट एड की डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रही हूँ। हमारा जो पेशेंट है इसको शिफ्टिंग कराने के लिए सबसे पहले हमने पेशेंट को लेटरल पोजीशन में लेके आना है। के अंदर हम लोग बात करेंगे डिमेंशिया के बारे में। डिजीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा ग्रोइंग डिजीज़ है। आज जिस प्रोफेशन की बात हम करने जा रहे हैं वो शायद आपकी नज़र से ओझल हो, लेकिन आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं कि वो कोर्स करके आप कितना पैसा कमा सकते हैं। पहले के दौर की बात करें तो जो घर में बीमार बुजुर्ग होते थे, इनकी तीमारदारी के लिए, इनका ख्याल रखने के लिए दाइयाँ हुआ करती थीं जो इनका ख्याल रखती थीं। इनमें से कुछ ही दाइयाँ होती थीं जो पढ़ी लिखी होती थीं, बाकियों के पास तालीम की कमी होती थी, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। लेकिन फिर दौर बदला और इनकी जगह केयर गिवर्स ने ले ली, जो बाकायदा एक तालीम है, एक कोर्स है जो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और बहुत से इंस्टीट्यूट में इस कोर्स को सिखाया जाता है। केयर गिवर का कोर्स करके बहुत से लोग जो बाहर जाने की ख्वाहिश रखते हैं वहां जाकर एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर आप बरतानिया में हैं तो आपको 15 से 16 पाउंड फी घंटा मिलेंगे, और अगर आप अमेरिका में हैं तो 16 से 23 डॉलर आप फी घंटा कमा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी एक अच्छे तरीके से बैरून मुल्क में गुजार सकते हैं। अब चलते हैं उस जानिब कि ये कोर्स होता कैसे है और इसमें क्या क्या आता है। केयर गिवर का कोर्स क्या है और ये कैसे किया जाता है? थैंक यू वेरी मच। आपने इस एरिया में, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट और ग्रोइंग एरिया है, उसकी तरफ आपने अपना तवज्जो दी। केयर गिवर को आपको पता है कि आजकल के ज़माने में लोगों को जो फोकस आ रहा है वो ये है कि किस तरह केयर घर में पहुँचाई जाए लोगों को, बिकॉज हर कोई अस्पताल जाना चाहता भी नहीं है और अस्पताल बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं। तो उस सिलसिले में हमने ये जो केयर गिवर का प्रोग्राम शुरू किया है कॉर्डोबा केयर इंस्टीट्यूट ने, उसका मकसद ये है कि हम यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स को ट्रेनिंग दे, जहाँ पे हम 3 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। ये बहुत ट्रेनिंग हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है, जिसमें अगर आपका कोई पेशेंट को किस तरह मोबिलाइज़ करना है, उनको किस तरह उठाना है, अगर किसी को बाथरूम लेके जाना है तो किस तरह करेंगे। सो ऑल दोज थिंग्स जो कि एक असिस्टेड लिविंग के लिए ज़रूरत होती है वो हम प्रोवाइड करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, ताकि अगर आपके कोई लव्ड वंस हैं उनको ख्याल रखा जा सके घर पे। 3 महीने का कोर्स होता है। उसके बाद आपकी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम इंटर्नशिप करवाते हैं, प्लेसमेंट कराते हैं। एक तरह से आपको पता है अप्रेंटिसशिप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो हम अपने कॉर्डोबा होम केयर में वही सर्विस हम उनको वर्क एक्सपीरियंस गेन करवाते हैं। पाकिस्तान में इस कोर्स को करने के बाद कितनी कमाई हो सकती है? इसमें 2 लेवल्स होते हैं। अगर आप एक केयर गिवर का है जो कि 3 महीने का कोर्स आप करते हैं, तो उसमें जो कमाई होती है, इसमें आपको जो शिफ्ट होती है तकरीबन 12 घंटे की शिफ्ट होती है, बिकॉज 2 लोग जाते हैं, तो उसमें आपको 12 घंटे की शिफ्ट में कम से कम आपकी कमाई 25,000 से लेके 32,000 तक जा सकती है एक्सपीरियंस के लिहाज से। अगर आपने 1 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, जो कि नर्सिंग असिस्टेंट का या नर्स एड का डिप्लोमा किया है, और आप केयर गिवर प्रोवाइड करते हैं, तो आपकी तनख्वाह 35,000 से 45,000 तक जा सकती है। तो ये अच्छा आपको है, और ये बिगनिंग सैलरीज होती है। उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस और आपका रुझान बढ़ता जाता है, उस तरह आपकी सैलरी और आपकी करियर प्रोग्रेशन होती रहती है। बैरून मुल्क में केयर गिवर के कोर्स की कितनी डिमांड है? देखिए, आपको दुनिया भर में एक फैक्टर आ रहा है कि एजिंग पॉपुलेशन है। ठीक, दुनिया हमारे यहाँ तो यंग यूथ ज़्यादा है, बाहर के मुल्कों में उनकी मीडियन एज और एवरेजेस ज़्यादा है, लोग ज़्यादा लाइफ भी ज़्यादा रह रहे हैं। पहले उनकी एवरेजेस 60 साल होती थी, 65 साल होती थी, अब 77-78 ईयर्स हो गए। तो उनके ऊपर बर्डन और हेल्थ केयर का बर्डन काफ़ी है। तो उस सिलसिले में 2 एरियाज़ हैं, नर्सिंग है और एलाइड हेल्थ केयर या नर्स एड, उसका बहुत ज़्यादा जो है ग्रोथ हो रही है, डिमांड हो रही है। आपको पता है कि यूके में उन्होंने बहुत ज़्यादा एक रिलैक्सेशन एक स्कीम लाए हैं 5 साल की वीज़ा के लिए, कि उसके थ्रू वो नर्सिंग एड्स को 5 साल का वीज़ा भी दे सकते हैं और फैमिली को भी बुला सकते हैं। तो उसकी जो मेन डिमांड आ रही है वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से आ रही है। सो आप कनाडा हो गया, यूके हो गया, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ से ज़्यादा डिमांड आ रही है। और इनकी सैलरीज अगर वहाँ पे $12 है मिनिमम वेज, तो केयर गिवर की सैलरीज एनीवेयर फ्रॉम $15 पर आवर टू $20 पर आवर। केयर गिवर के कोर्स में सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आइए आपको बताते हैं। केयर गिवर क्या होता है?
केयर गिवर एक ऐसा कोर्स है जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स को इस बारे में बताते हैं कि वो पेशेंट जो घर में मौजूद है उनकी आपको किस तरह केयर करनी है। इस कोर्स को हमने 3 महीने का डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें हमने डिफरेंट मॉड्यूल्स बनाए। इसमें टोटल 9 मॉड्यूल्स हैं, जिसमें हम पेशेंट को अपने स्टूडेंट्स को पेशेंट की बेसिक केयर उनके घर में करना सिखाते हैं। अगर मैं मॉड्यूल्स की बात करूँ तो सबसे पहला मॉड्यूल हमारा इंट्रोडक्शन आ जाता है इस कोर्स का। इस कोर्स का इंट्रोडक्शन ये है कि आपको किस तरह बूढ़ों की और उन लोगों की जो घर में बीमार हैं किस तरह केयर करनी है। सेकेंड मॉड्यूल हमारा प्रोफेशनलिज्म और कम्युनिकेशन का आ जाता है। प्रोफेशनलिज्म एक अहम किरदार अदा करता है आपके होम नर्सिंग के अंदर। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह आप पेशेंट की केयर करेंगे, उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखेंगे। दूसरा एक एक्सपेक्ट है जो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं, कम्युनिकेशन। लैक ऑफ कम्युनिकेशन हमारे स्टाफ्स में होती है, तो हम इनकी कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि किस तरह हमारा जो स्टाफ है वो फैमिली से कोऑर्डिनेट करेगा, किस तरह उनसे कम्युनिकेट करेगा। ये तो आपने देख लिया कि केयर गिवर का इंट्रोडक्शन क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब चलते हैं दूसरे मॉड्यूल की जानिब, जो है इन्फेक्शन कंट्रोल। ये क्या है और मरीज़ के लिए इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, आइए आपको दिखाते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड टेक्निक जो इन्फेक्शन कंट्रोल है, हम उसके बारे में बात करेंगे। इन्फेक्शन कंट्रोल बेसिकली होता क्या है, कोई भी जरासीम एक पेशेंट से किसी दूसरे पेशेंट पे ट्रांसफ़र हो जाए या किसी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जो जरासीम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफ़र होते हैं उसे हम इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब एक इन्फेक्शन कितनी बीमारी कॉज कर सकता है, किस लेवल तक पेशेंट को लेके जा सकता है, अगर हम उसके बारे में जानें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हम अपने पेशेंट्स को एंटीसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करते हैं, जो पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाने में बहुत हेल्प आउट करती है। तो यहाँ मेरे पास कुछ सामान मौजूद है जिसमें एज अ केयर गिवर हम अपने स्टूडेंट को यही सिखाते हैं कि आप किस तरह की टेक्निक्स यूज़ करेंगे जिससे आप पेशेंट को बचा सकते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास एक सर्जिकल ग्लव मौजूद है। अगर हमारे पास कोई भी होम हेल्थ केयर का पेशेंट है जिसको किसी भी तरह का वुंड है, ज़ख्म है या बेड सोर है, तो उसकी हम ड्रेसिंग किस तरह करेंगे, किस तरह हम उसे स्टरलाइज तरीके से मैनेज करेंगे, तो आज हम वो देखते हैं। सबसे पहले हम कोई भी ग्लव्स ले लेंगे, सर्जिकल ग्लव्स जो स्टरलाइज हो। सर्जिकल ग्लव्स की सबसे बड़ी जो पहचान है वो ये है कि हमेशा डबल पैकिंग में आता है। आउटसाइड पैकिंग जो होती है वो अनस्टरलाइज होती है, बट इनसाइड पैकिंग जो होती है वो स्टरलाइज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्लव्स को अपने सामने ओपन करके रख देंगे। इसमें एक पेयर ग्लव्स होता है जिस पे राइट के लिए राइट हैंड और लेफ्ट के लिए लेफ्ट हैंड मेंशन होता है। इस तरीके से हम सबसे पहले हैंड की बी बनाएंगे और बिल्कुल स्टरलाइज तरीके से ग्लव्स को वेयर करेंगे। फर्स्ट वाले स्टरलाइज ग्लव्स से टच करेंगे। आपने इसकी आउटसाइड को हमेशा टच करना है, इनसाइड को आप टच नहीं करेंगे। जब आप सेकंड ग्लव्स पहन चुके हैं तो उसके बाद आप अपने फर्स्ट वाले ग्लव्स को एडजस्ट कर सकते हैं। ये बहुत इजी टेक्निक होती है। इस तरह आपका जो ग्लव्स है वो अनस्टरलाइज नहीं होगा। ग्लव्स वेयरिंग के बाद आप कोई भी जो स्टरलाइज सामान है आपके पास ड्रेसिंग करने के लिए, तो आप उसे टचअप करेंगे। ओके, ड्रेसिंग करने के लिए हमेशा आपके पास एंटीसेप्टिक का सामान मौजूद होना चाहिए, जिसके लिए आप पायोडीन का यूज़ कर सकते हैं या कोई भी एंटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किलर का कोई भी स्प्रे वगैरह या फ्लूइड आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले लिया है पायोडीन। पायोडीन का यूज़ हमेशा किसी भी बाउल में जब भी आपने ड्रेसिंग करनी है, स्टरलाइज तरीके से करनी है, तो आपके साथ कोई ना कोई एक सेकंड पर्सन होना चाहिए। अभी मैंने स्टरलाइज ग्लव्स पहनने के बाद इस अनस्टरलाइज चीज़ को टचअप कर लिया, तो इससे क्या होता है कि ये मेरे ग्लव्स अब अनस्टरलाइज हो गए। ठीक है, इन पे जरासीम लग गए और ये अनस्टरलाइज हो गए। तो हमेशा जब भी हमने स्टरलाइजेशन करनी है तो एक बंदा अकेला कभी भी स्टरलाइजेशन को कवर नहीं कर सकता। तो हमेशा स्टरलाइजेशन के लिए हमें 2 लोगों की ज़रूरत होती है। अभी मेरे साथ मौजूद हैं एक पेशेंट और एक मेरे असिस्टेंट। अभी हम बिल्कुल हाइजेनिक तरीके से ड्रेसिंग किस तरह करते हैं हम वो करके आपको दिखाते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास एक पेशेंट है। पेशेंट आप हाथ आगे करें अपने। ओके, इनके हाथ पर एक ज़ख्म है जिसकी हमने बिल्कुल स्टरलाइज तरीके से ड्रेसिंग करनी है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन चीज़ों पे ध्यान दें कि ड्रेसिंग करने के लिए किन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नोटिस किया जाता है। ये मैडम के हाथ में जो गॉज है स्टरलाइज गॉज है जो बिल्कुल पैकिंग में आता है। इसे हमने बिल्कुल आउटसाइड से टच करना है। ओके, इसके बाद आप मुझे हेल्प के लिए थोड़ा सा क्लीनिंग के लिए पायोडीन देंगी। सबसे पहले हमने पायोडीन ले ली है, तो जो भी पेशेंट होगा उसका ज़ख्म होगा तो उसे हम इनसाइड टू आउटसाइड क्लीनिंग करेंगे। क्लॉकवाइज, हमने एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाना, हमने क्लॉकवाइज जाना है। इससे क्या होगा कि जो पेशेंट के ज़ख्म के इर्द गिर्द जरासीम होंगे तो वो आउटसाइड पे आउट होते जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा
एंटीसेप्टिक टेक्निक है जो इंटरनेशनली WHO की तरफ से रिकग्नाइज्ड है। इसके बाद हम इस गॉज को डिस्कार्ड कर देंगे। डिस्कार्ड करने के बाद हम एक सेकंड गॉज लेंगे। प्लीज़ मुझे सेकंड गॉज दें। ओके, सेकंड गॉज को आपने उसी तरह लेके पेशेंट के ज़ख्म पे बिल्कुल स्टरलाइज तरीके से प्लेसमेंट करनी है। इस तरह करके आप पेशेंट का जो भी वुंड है उसे आप कवर अप कर देंगे। अब हम इसकी करेंगे ड्रेसिंग रोल आउट करेंगे। मुझे क्रैप बैंडेज दीजिए प्लीज़। इस तरीके से हम पेशेंट की बिल्कुल स्टरलाइज तरीके से एंटी क्लॉकवाइज क्रैप बैंडेज का यूज़ करते हुए हम पेशेंट की ड्रेसिंग करेंगे। ड्रेसिंग का प्रेशर हमेशा पेशेंट के ज़ख्म के हिसाब से रखना है। अगर ऐसा पेशेंट है जिसके हाथ में कट लगा हुआ है तो उसके हिसाब से हम प्रेशर बैंडेज करेंगे, और अगर नॉर्मल वुंड है तो उसके हिसाब से हम लाइट ड्रेसिंग करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह हमने स्टरलाइज तरीके को यूज़ करते हुए पेशेंट की ड्रेसिंग की है। इन्हीं सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप जब भी हमारे होम हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं तो हम उन्हें यही सिखाते हैं कि आपने एंटीसेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ करना है, जिससे जो जरासीम होते हैं वो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पे स्प्रेड नहीं होंगे, और जो पेशेंट का वुंड होगा वो बहुत जल्दी हीलिंग करेगा। एक मरीज अगर बिस्तर पे है तो इसकी न्यूट्रिशन का ख्याल केयर गिवर को कैसे रखना होता है और इसमें क्या क्या स्टेप आते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन। बेसिकली जो है हम न्यूट्रिशन जो है वो सिखाते हैं अपने बच्चों को कि केयर गिवर्स जो है वो बेसिकली जेरियाटिक पेशेंट्स को हम कैसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। न्यूट्रिशन हम किन पेशेंट्स को देते हैं? बेसिकली जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं और जो पेशेंट अनएबल टू ईट होते हैं, कि माउथ से वो खा पी नहीं सकते, तो उनको हम एनजी प्लेस करते हैं ताकि उनको न्यूट्रिशन मिल सके। कि अब मैं आपको जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करके बताऊंगी कि एनजी प्लेस हम कैसे करते हैं, और हम अपने बच्चों को जो है वो कैसे बताते हैं कि एनजी की प्लेसमेंट हम कैसे चेक कर सकते हैं और कैसे हम एनजी नोज़ के थ्रू जो है वो इंसर्ट करते हैं स्टमक में। सबसे पहले बेसिकली हमारे पास एनजी आती है। एनजी में बेसिकली हमारे पास साइजेस होते हैं अडल्ट में 14, 16, 18, ठीक है। वो हम नोस्ट्रल के अकॉर्डिंगली जो है वो एनजी को साइज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं ज़ाइलोकेन जेल, देन हम एनजी को जो है वो नोज़ के थ्रू प्लेस करते हैं, और हम पेशेंट्स को जो है वो बोलते हैं कि वंस जब हम आपको एनजी डालेंगे, ठीक है, तो आप इसको जो है वो सोलो करें पानी की तरह। जिस तरह हम पानी पीते हैं उस तरह आप इसको सोलो करें। एनजी की प्लेसमेंट के बाद बेसिकली हम एनजी की प्लेसमेंट को चेक करने के लिए जो है हम स्टेथोस्कोप से बेल जो है वो स्टमक पे प्लेस करके बेसिकली पेशेंट के गट साउंड सुनते हैं कि हमारी एनजी प्लेसमेंट करेक्ट हुई है या नहीं हुई। एनजी की प्लेसमेंट करेक्शन चेक करने के लिए गट साउंड ऑडिबल हो तो हमारी एनजी प्लेसमेंट जो है वो करेक्ट प्लेस हुई है। देन हम एनजी फिक्सिंग के लिए हम एनजी को फिक्स कर देते हैं नोज से। एनजी के थ्रू हम जेरेटिक पेशेंट जितने भी हैं उनको हम जो है लिक्विड डाइट भी दे सकते हैं, हम उनको वाटर भी दे सकते हैं, हम मेडिसिन क्रश करके भी उनको दे सकते हैं, और जितनी भी ब्लेंडेड डाइट्स हैं वो हम पेशेंट की न्यूट्रिशन को कवर करने के लिए थ्रू एनजी हम दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगे सम टाइम आपकी एनजी से फीड नहीं जा रहा और आपकी एनजी जो है वो अपनी जगह पे प्लेस नहीं है, तो हम उसको करेक्शन को चेक करने के लिए बेसिकली हम उसमें से एस्पिरेट चेक करते हैं। एस्पिरेट चेक करते हैं और उसमें जो है वो फ्लूइड पुश करके देखते हैं कि अगर पेशेंट की एनजी प्लेसमेंट करेक्ट नहीं है तो हम उसको फिर आउट करके न्यू एनजी प्लेसमेंट कर देते हैं। अब बात करते हैं केयर गिवर के चौथे मॉड्यूल की, जिसमें आपको यह सिखाया जाता है कि मरीज को फर्स्ट एड कैसे दी जाती है। बेसिकली जो नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा, उसमें हम कॉमन डिजीज़ का अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि ओल्ड एज पेशेंट्स में कौन सी कॉमन डिजीज़ हमें मिलती हैं। सेकंड, उनकी मेडिसिन, उनकी मैनेजमेंट हम किस तरह करते हैं, थ्रू मेडिसिन हम उनको मेडिकेशंस करना सिखाते हैं। और थर्ड, हम उन्हें फ़र्स्ट एड का भी बताते हैं कि अगर इन केस घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है या इस तरह का सिनेरियो सामने आता है तो हमने फ़र्स्ट एड किस तरह प्रोवाइड करना है। अभी मैं आपको फ़र्स्ट एड की डेमोस्ट्रेशन करके दिखा रही हूँ। अगर हमारे पास घर में किसी को इंजरी हो जाती है और सीवियर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो हमें किस तरह से उसको असेस करना है और उसकी फ़र्स्ट एड प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले हम एरिया एक्सपोज करेंगे कि जहाँ से ब्लड आ रहा है, हमने कम्प्लीटली एरिया को एक्सपोज करना है, ब्लीडिंग चेक करनी है। आफ्टर दैट हमने क्या करना है कि प्रेशर अप्लाई करना है। किसी भी साफ़ कपड़े के साथ हमने इस पर प्रेशर अप्लाई करना है 3 to 3 मिनट्स तक ऑलमोस्ट, और हमने इसको हार्ट लेवल से अबव करना है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ताकि ब्लीडिंग का जो फ्लो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए और कम से कम पेशेंट का ब्लड लॉस हो। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम प्रेशर बैंडेज अप्लाई करते हैं।
और हमने इस बात का भी ख्याल रखना है कि हम ज़्यादा प्रेशर अप्लाई ना करें, क्योंकि इससे ये भी हो सकता है कि पेशेंट का मतलब जो हमारे हैं उनका हाथ ज़ाया भी हो सकता है अगर हम ब्लड फ्लो क्या होगा इससे कॉम्प्रोमाइज़ अगर होता है तो। नेक्स्ट फिर उसके बाद लास्ट स्टेप हमारा होता है, हमने पेशेंट का कैपिलरी रीफिल चेक करना होता है। पेशेंट के जो है ना यहाँ पर नेल बड्स पे प्रेशर अप्लाई करते हैं और देन हम उसको रिलीज़ करते हैं। अगर तो विदिन 2 सेकेंड्स वापस से पेशेंट के जो नील्स ब्लेड हैं वो पिंक हो जाते हैं तो इट्स मीन्स कि सर्कुलेशन प्रॉपर है। अगर हमने कैपिलरी रिफिल चेक किया है और अंडर 2 सेकेंड नहीं हो रहा तो हमने क्या करना है कि दोबारा से अपने पेशेंट की ड्रेसिंग को रिमूव करके और थोड़ा लाइट ड्रेसिंग करनी है। टाइट ड्रेसिंग जो है वो अपने रिमूव करनी है पेशेंट की और उसको लाइट करना है। अब बात करते हैं 5वें मॉड्यूल की, जो है मोबिलिटी एंड ट्रांसफरिंग। यानी अगर एक मरीज माजूर है या फिर चल फिर नहीं सकता तो उसे बिस्तर से कुर्सी पर कैसे ट्रांसफर किया जाता है, इसमें किस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, आइए आपको दिखाएं। इस सिनेरियो में जो हमारा पेशेंट है वो मोबिलिटी का है, जिसे हम बेड से चेयर पे ट्रांसफ़र करेंगे। पेशेंट की जो डिजीज़ है वो स्ट्रोक का पेशेंट है, इसकी लेफ्ट साइड पैरालाइज है। तो आए अब हम देखते हैं उस टेक्निक को यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम पेशेंट को बेड से चेयर पे शिफ्ट करा सकते हैं। सबसे पहले हमने पेशेंट का जो बेड है उसे स्टेबल कर देना है, बेड को लॉक कर देना है ताकि बेड ड्यूरिंग मोबिलिटी पोजीशन चेंज कराने पे शिफ्टिंग के दौरान बेड मूव ना करे। इससे क्या होगा कि इससे पेशेंट के गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको भी चोट लगेगी। ओके, सबसे पहले हमने बेड को स्टेबल कर दिया। बेड को स्टेबल करने के बाद हम बेड के साइड का जो क्रैडल है, जिस भी साइड से आप शिफ्ट कराना चाहते हैं उसे आपने डाउनवर्ड कर देना है। ओके, हमारा जो पेशेंट है इसको शिफ्टिंग कराने के लिए सबसे पहले हमने पेशेंट को लेटरल पोजीशन में लेके आना है। लेटरल पोजीशन में लाने के लिए हम पेशेंट को 2 साइड से कब होल्ड करेंगे, फर्स्ट शोल्डर एंड सेकंड हिप साइड। ओके, पेशेंट को हमने लेटरल पोजीशन में मूव कर दिया। अब इसके बाद हम पेशेंट को जो इसकी पैरालाइज साइड है उसे अच्छे से होल्ड करेंगे ताकि इस तरफ कोई इंजरी ना हो। इंजरी क्यों? इस वजह से हो सकती है कि पेशेंट का ये हैंड पैरालाइज है, अगर हम इसे छोड़ देंगे ये नीचे गिरेगा तो डिसलोकेट भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों का हमने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। शिफ्टिंग के लिए पेशेंट के हम ऐसा करके पहले इसकी लेग्स को आराम से थोड़ा सा नीचे होल्ड डाउन करेंगे और उसके बाद पेशेंट के शोल्डर की बैक साइड से करके आराम से पेशेंट को एलिवेट करके बिठा देंगे। देन पेशेंट की दोनों लेग्स को हम होल्ड करेंगे। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है आपकी अपनी स्टेबल पोजीशन। आपका पोस्चर अगर स्ट्रांग होगा तो इससे आपको बैकिक के चांसेस नहीं होंगे। पेशेंट की हेल्थ के साथ आपने अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है ताकि आपका पोस्चर सही रहे और आपको बैकिक ना हो। ओके, पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में लाने के बाद आपने पेशेंट की जो लेग्स हैं उन्हें होल्ड कर लेना है ताकि पेशेंट मूव ना करे। इसके बाद हमने पेशेंट को हिप साइड से ग्रैब करना है। हिप साइड से ग्रैब करने के बाद हमने स्लाइडली मूव करना है पेशेंट को आहिस्ता आहिस्ता। जब हम पेशेंट को बिल्कुल बेड के एज पे ले आएंगे उसके बाद हमने पेशेंट को होल्ड करके अच्छी तरह से यहाँ से और इस पे चेयर पे शिफ्ट कर देना है। ये बिल्कुल एक आसान प्रोसीजर है जिसके थ्रू हमने पेशेंट को एक बेड से चेयर पे शिफ्ट कर दिया। तो होम हेल्थ केयर में ये टेक्निक बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं और इसकी मदद से आप किसी भी पेशेंट को इजीली बेड से चेयर पे मूव कर सकते हैं। एक मरीज या बुजुर्ग की पर्सनल केयर किस तरह की जाती है, ये तो आप सभी जानते हैं कि अक्सर व बेशतर बीमारी में इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। केयर गिवर का काम होता है उस मरीज के साथ अपना एक इमोशनल रिलेशन अटैच करना। पर्सनल केयर में वैसे तो बहुत सी चीज़ें आती हैं, लेकिन उसमें से कुछ अहम चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। जो हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है पर्सनल हाइजीन का। हम अपने स्टूडेंट्स को जो है वो हाइजीन का भी सिखाते हैं, उनको जो है वो पेशेंट्स की हाइजीन की भी केयर करनी होती है, जिसमें हमारे पास मल्टीपल केयर्स हैं, जैसे कि हमारा ओरल केयर हो गया, हाइजीन में हमारा पेरिनियल केयर हो गया, पेशेंट का चेंज हो गया, स्पंजिंग हो गया या हेयर केयर हो गया। तो ये सब जो है वो हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि वो स्टूडेंट्स पे पेशेंट्स पे जो है वो अपने डेमोस्ट्रेट करें इन चीज़ों को, अपने पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड करें। जिसमें से एक अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी ओरल केयर। ओरल केयर का जो है वो सबसे बड़ा एक्सपेक्ट है पेशेंट की हाइजीन में, क्योंकि ये मल्टीपल चीज़ों को आगे फर्दर कोज करता है, टूथ डिके को, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को। तो अभी हम अनकॉन्शियस पेशेंट पर जो है ना वो माउथ केयर आपको सिखाएंगे। फर्स्ट हमने सबसे पहले अपने पेशेंट को असेस करना है, उसका माउथ असेस करना है। इफ़ अगर हमें लगे कि माउथ में किसी भी तरह की सेक्रीशंस हैं तो हमने सेक्रीशंस को थ्रू सक्शनिंग जो है ना उसको आउट करना है। और इफ़ देयर इज़ नो सेक्रीशंस तो हम डायरेक्टली माउथ केयर पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब सपोज हमारे पेशेंट को जो है वो सेक्रीशंस हैं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इसकी हमने क्या करना है, सक्शनिंग करनी है।
हम सक्शन कैथेटर लेते हैं अकॉर्डिंग टू एज, और उसके हम लेते हैं, और आफ्टर दैट फर्स्ट जो है वो हम ओरल कैविटी से सक्शन करेंगे पेशेंट का। जितनी भी माउथ में सेक्रीशंस हैं हमने उनको क्या करना है, थ्रू सक्शन आउट करना है। जब पेशेंट की सेक्रीशंस आना बंद हो जाती हैं तो हम उसको स्टॉप कर देते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ ही सेकेंड्स के लिए करें, कंटिन्यू नहीं ना करें, क्योंकि इससे भी ट्रॉमा होने के चांसेस होते हैं। आफ्टर दैट हमने पेशेंट का जो है वो माउथ गोज पीस से नीट करना होता है, और देन हमारे पास टॉवल अगर हैं तो हम टॉवल प्लेस करेंगे पेशेंट के चेस्ट कैविटी पे, चेस्ट पर, ताकि जो है ना वो इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। देन हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास गोज पीस होते हैं। अगर हमारे पास टंग डिप्रेसर हो तो हम टंग डिप्रेसर से भी कर सकते हैं, और आरटी फोर्सेप्स से भी हम यूज़ करके पेशेंट को ओरल हाइजीन प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह हम इसको माउथ वॉश को डिप करते हैं गोज पीस को उसमें, और देन हम पेशेंट की ओरल कैविटी में इसको क्लीन करते हैं। हमने इसमें भी ख्याल रखना है कि हम एक साइड के लिए एक ही स्टॉक यूज़ करें। अगर हमने राइट साइड पे एक स्टॉक यूज़ किया है तो देन उसके बाद हम उसको किडनी ट्रे में डिस्कार्ड करते हैं। देन हम दूसरा गोज पीस लेंगे और दूसरी साइड के लिए यूज़ करेंगे। इसी तरह फिर हमने अपर एंड लोअर साइड जॉज के लिए भी इसी तरह हमने करना है, वन स्टॉक हम यूज़ करते हैं। देन हम अपने पेशेंट का माउथ क्लीन करते हैं नेक्स्ट गोज के साथ, और जितना भी हमारे डिस्कार्ड थिंग्स हैं उनको हम डिस्कार्ड करते हैं किडनी ट्रे में। अब चलते हैं केयर गिवर के इंतहाई अहम मॉड्यूल की जानिब, जो है न्यूरोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। अक्सर लोगों को बुढ़ापे में डेमेंशिया की बीमारी हो जाती है, जिसमें वो बहुत सी चीज़ें भूलने लगते हैं। अगर किसी बुजुर्ग या मरीज को ये बीमारी है तो ऐसी सूरत हाल में केयर गिवर को क्या करना चाहिए? हमारे होम केयर के आखिरी मॉड्यूल के अंदर हम लोग जो है ना न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल मॉड्यूल रखा है। ये मॉड्यूल के अंदर हम लोग बात करेंगे डिमेंशिया के बारे में। डिजीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा ग्रोइंग डिजीज़ है, और सबसे ज़्यादा ये ओल्ड एज पेशेंट्स के अंदर डिजीज़ होती है। इस डिज़ीज़ की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ। इस डिज़ीज़ के अंदर पेशेंट जो है वो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ बिल्कुल भूल जाता है, और अपनी जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ है उसको भी भूल जाता है। जो परफॉर्म करो, जैसे खाना खाना, पानी पीना, या जो भी एक्टिविटी जो हम लोग नॉर्मल डेली बेसिस पे करते हैं वो पेशेंट परफॉर्म नहीं कर पाता। तो इसके लिए हमारे जो असिस्टेंट होते हैं वो इसको इनकी ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसे पेशेंट को आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि ऐसे पेशेंट उनको रिक्वायर्ड होता है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, जो कि है ना इनकी जो ग्रोथ है और इनकी जो मेडिकल फैसिलिटी है जो असिस्टेंट प्रोवाइड कर सकता है वो इनकी टाइम दे सकता है। जितना टाइम अच्छा सा देंगे इनको, जितना इनका केयर करेंगे, क्योंकि ऐसे पेशेंट को नहीं पता होता कि क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। आया कि ऐसा भी हो सकता है कि इस पेशेंट के आसपास सराउंडिंग में ऐसी ऑब्जेक्ट हो जो उनके लिए ख़तरा हो, लेकिन उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी या कोई समझने और सोचने की सलाहियत नहीं होती। इस चीज़ की सबसे जो वर्स्ट स्टेज होती है वो अल्जाइमर डिजीज़ होती है, जिसमें पेशेंट जो है ना बातचीत सही प्रॉपर कर पाता है, ना ही किसी चीज़ की कम्युनिकेशन कर पाता है सही तरीके से। इस डिज़ीज़ पे फिर हम लोग का जो नर्सिंग असिस्टेंट स्टाफ होता है वो इस पेशेंट के लिए हम लोग स्पेशल प्रोटोकॉल्स रखता है, जिसमें इस पेशेंट को ख़ास तौर पे नज़र रखनी पड़ती है कि ऐसा पेशेंट कोई ऐसी एक्टिविटी ना करे या ऐसी चीज़ परफॉर्म ना कर ले जिसकी वजह से वो खुद इंजर हो जाए, क्योंकि ऐसे पेशेंट को इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्रोग्राम देखकर आपको केयर गिवर की अहमियत का अंदाज़ा हो गया होगा। इस कोर्स को कैसे किया जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये भी आपने हमारे इस प्रोग्राम में देख ली। बहुत से लोग बैरूने मुल्क जाने के मौके ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम होता कि बैरूने मुल्क जाकर करना क्या है। केयर गिवर का कोर्स एक ऐसी चीज़ है जिसकी डिमांड अमेरिका, बरतानिया और कनाडा में बहुत ज़्यादा है। आप भी इस शॉर्ट कोर्स की तालीम हासिल करके एक इज्जत बख्श रोजगार हासिल कर सकते हैं।